सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं और मैं छोटू और आप टारगेट 99 प्लस सीरीज में हैं और ज़्यादा टाइम ना करते हुए शुरुआत करेंगे। यह आपका सबक 7वां है और जिसका नाम है जवानों का घर हिंदुस्तान। जैसा कि हिंदुस्तान के बारे में बताया गया है तो अब हम देखेंगे। और जवान और सबक को पढ़ने से पहले हम उनके शायर के बारे में पढ़ लें ताकि अगर पेपर में पूछा जाए तो हमको दिक्कत ना पड़े ज़्यादा। इसके शायर हैं सैयद एहतसाम हुसैन। उनकी पैदाइश 1912 में हुआ था और उनका इंतकाल 1972 में हुआ था। प्रोफेसर सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहल जिला आजमगढ़ यूपी में हुई। याद रखिएगा आप यूपी के आजमगढ़ में रहते थे, कस्बा माहिल में। और यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए आला इलाहाबाद गए। जैसा कि इलाहाबाद में अधिक वहाँ पर यूनिवर्सिटी था इसलिए आला तालीम के लिए वहाँ जाएंगे, 12वीं के बाद वाली तालीम जो। और यहीं उनका इंतकाल हुआ, याद रखिए वहीं पर इंतकाल भी हुआ उनका। एहतसाम हुसैन का शुमार उर्दू के सिर्फ अव्वल के नाकीदों में होता है। वह तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। वहीं वह कई किताबों के मुसन्निफ थे, शायर भी थे के कई किताबों के। तनकीदी जायजे रवायत और बगावत, अदब और समाज, जौक अदब और सवार, अफकार व मसाइल और एतबार नज़र उनकी अहम किताबें हैं। इनके किताबों का नाम आप देख सकते हैं ये। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा। सफ़रनामा आप जानते हैं, जो सफ़र करते वक्त जो लिखा जाता है उसके बारे में उसे सफ़रनामा कहते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। इस किताब में उर्दू ज़बान और अदब की तहरीक मुख्तसर तौर से बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई। मन की जो किताब लिखे थे उसमें। और ये सबक उनकी किताब उर्दू की कहानी से ली गई है, याद रखिएगा। या मैंने उर्दू की कहानी सबक किससे ली, मैंने उसके द्वारा बनाए गए सबक का आप याद रखिएगा। और यह सबक जो है उर्दू की कहानी से ली गई है। और हम एक बार बुक को पढ़ने से पहले हम लफ्ज माने को पढ़ लें और उसे आप पढ़िएगा मत, उसे बढ़िया से याद रखिएगा ताकि हमारी उर्दू की ज़्यादा मजबूत हो लफ्ज माने याद करने में। और देखेंगे जैसे पहला लफ्ज है देश। देश को आप सभी जानते हैं, वैसे मुल्क जिसका होता है या देश कह सकते हैं। और फिर लिखा है कबीला। कबीला माने होता है गिरोह, यहाँ आप देख सकते हैं। और प्राकृति माने अवामी बोली या आम बोली, आम बोलचाल की जबान, अवामी बोली कह सकते हैं या आम बोलचाल की जबान। और हम अब सबक को पढ़ेंगे। यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कुछ इसके साथ क्वेश्चन आंसर भी कराना है इसलिए लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, माने पूरा चैप्टर, ताकि आप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े।
लेकिन आप साथ सिल में लगे रहिए ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इसके देख सकते हैं जवानों का घर हिंदुस्तान, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं, कहीं फैले रेगिस्तान हैं जिनमें आबादी कम है, कहीं जमीन सोना उगलती है, कहीं बंजर है और कुछ पैदा ही नहीं होता है। रेगिस्तान में देखेंगे आप कहाँ पैदा होता है, और यूपी में देखेंगे तो आप कितना पैदा होता है, जैसे सोना उगलती है। फिर यहाँ के बसने वालों की देखो तो काले भी हैं और गोरे भी, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी हैं, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी, जंगलों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़ों शहरों में रहने वाले भी हैं। यहाँ ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की जमाने और बोलियां बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका हिंदुस्तान में बसे हुए 5,000 वर्ष के माने से भी ज्यादा हुए हैं। जैसे अब देखेंगे, कुछ ऐसे हैं जो छोटे ही थोड़े थोड़े जो थोड़े ही दिनों से यहाँ आबाद माने आए हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग के कौमें होंगी और अजीब अजीब जमाने, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं घबराना चाहिए, देखिए आप, ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है। इसमें अलग अलग होने पर भी सब माने सब की मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। माने जवान अलग अलग होने से आज सबको अलग अलग रहने की वजह से तब भी इस मुल्क के मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। यह अब देखेंगे, यह बताना कठिन है कि 5,000 बरस पहले यहाँ कौन से लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस जमाने से यहाँ दूर 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 के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज्यादातर लोग वासियों की तरह माने आदिवासियों की तरह जिंदगी बसर करते थे और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे। माने इधर उधर टहलते घूमते रहते थे खाने पीने की, जैसा कि आप इतिहास में पढ़ा होगा। जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों की फल पत्ते और जड़ खाते थे, पेट भरते माने जड़ खाकर पेट भरते थे। उनमें के कुछ लोग यहाँ भी पहुंचे, माने हम लोग जहाँ पहुंच चुके, देखो अब साइंस की जमाना चलने लगी। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल बिहार, देख लीजिए आप, याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है, बंगाल बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ियों के करीब पाए जाते हैं। वह जो जबान बोलते थे आज भी अलग है, याद रखिए, अभी अलग है आज भी। माने उनमें से कौल का मंडा कबीले, देखेंगे कौल का मंडा कबीले मशहूर है। कौन सा कबीला मशहूर है? कौल और मंडा कबीले मशहूर हैं और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली ना बोलती हो। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है। आप याद रखिए कौन सी बात तमाम इंसानों में मिलती है, इतना बातें आप याद रखिए कि कोई कौम माने ऐसा नहीं जो जवान ने कोई बोलियां ना बोलती हो।
उनके 1000-1500 वर्ष के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। वह लोग जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है, माने कि 1000-1500 वर्ष के बाद आए थे द्राविड़ लोग, जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है, पश्चिम की तरफ से आए थे। यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, जिसका नाम अब इस समय कह सकते हैं तमिलनाडु है, चेन्नई, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। आप अगर वहां जाते हैं तो आप देखते हैं तमिल भाषा बोलते हैं। देखिए, आप देखिए क्यों, तुमने तमिल तेलुगु जवानों के नाम सुने होंगे, ये उन्हीं लोगों के जवाने हैं। याद रखिएगा, ये जवाने किसकी है? द्राविड़ लोगों की जवाने हैं। ये तो हिंदुस्तान का हाल है। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में और कौम जैसे आमतौर पर तारीख में आर्या कहते हैं, कहा जाता है। देखेंगे कौन सा, कहा जाता है तरक्की कर रही है। आर्या कौम तरक्की कर रही है, माने बाहरी देश ईरान, तुर्किस्तान और चीन जैसे देशों में तरक्की कर रही है। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शकल रखते थे, अच्छी शकल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। याद रखिएगा कौन कौन सी चीजें जानते थे लोग। कोई 3500 बरस हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। माने यहाँ पर बसे लोगों को हराकर उत्तरी भारत में अपना राज कायम किया। और उन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। देखिए, यहाँ पर आकर रहने लगे और यहाँ पर नज़में भी लिखे, भजन लिखे, गीत लिखे। इससे भाषा का भी इधर से उधर मिला हुआ। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जवान बोलते थे, उसे आर्य जवान, माने जो आर्य लोग थे जो जवान बोलते थे उन्हें आर्य जवान कहते हैं। संस्कृत उसी की एक शाख है। याद रखिएगा, संस्कृत किसकी शाख है? आर्य जवान की शाख है। यूनानी, जर्मन, पुराने जमाने की, फारसी और यूरोप की कई जबानें इसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। याद रखिएगा, आर्य जबान से कौन कौन सी जबान? यूनानी, जर्मन, पुराने जमाने की, फारसी, यूरोप की जबानें इसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। और जब तुम आगे बढ़कर उनकी जबानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। याद रखिए, जबानों की कहानी बड़ी लंबी है, मजेदार है, मगर यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं है। आपको मौका मिलेगा तो मैं आपको एक और बनाऊंगा वीडियो, उसमें पूरे जबान के बारे में बताऊंगा। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हें हिंदुस्तानी आर्यों की जबान है। याद रखिएगा कि आर्यों की जबान संस्कृत, हिंदुस्तानी आर्यों की जबान है संस्कृत। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ पुराने बसने वालों या तो अपनी पुरानी बोलियां बोलते थे या मिली जुली जबानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंचे जात के हिंदू की जबान होकर रह गई। याद रखिएगा, ऊंचे जात की रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जबाने बोलते थे, उनको प्राकृत कहा जाता था। याद रखिए, कहते थे जो आम लोग बोलते थे उनको क्या कहा जाता था? प्राकृत। आपको अभी लफ्ज़ माने में बताया गया था।
प्राकृत एक जबान नहीं थी, बल्कि अलग अलग आवामों की अलग अलग प्राकृतें थी। जबान भी नहीं थी माने इसमें बताया गया, प्राकृतें माने उनकी बोलियां कह सकते हैं थी। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी में कोई। अब जो बंध मत का मुकाबला करने के लिए साधुओं और संत पैदा हुए, अच्छा बुद्ध मत लिखा, सॉरी, बुद्ध मत की मुकाबला करने के लिए पैदा हुए, तो उन्होंने भी आम लोगों पर अपना असर डालने के लिए प्राकृतों को में ही गीत और भजन लिखे। आप याद रखिएगा कि क्यों लिखे थे, आप याद रखिएगा बुद्ध मत के लिए मुकाबला करने के लिए उन्होंने प्राकृतों में भजन और गीत लिखे। धर्म कर्म की बातें किए और इस वक्त दूसरी प्रकृतियों या जवानों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी, हमें उसी का काम है। इस चैप्टर में याद रखिएगा, क्योंकि याक नज्म उर्दू की कहानी से लिया गया था ना, तो आप याद रखिएगा। और इस प्राकृति को शोर सैनी कहते हैं। उत्तरी भारत में बोली जाने वाली प्राकृति को क्या कहते हैं? शोर सैनी। उसी के पेट से वह भाषाएं पैदा हुई हैं जिनको हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू कहते हैं। याद रखिएगा, उर्दू कहाँ से निकला गया है? शूर सैनी के पेट से निकली गई भाषा है, जो हिंदी और उर्दू दोनों आप याद रखिएगा। अब देखेंगे बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया भी आर्यी जबानें हैं। याद रखिएगा, बंगाली, मराठी और ये गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये सब आर्यी जबानें हैं। ये भी तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो इन जबानों की भी तरक्की हुई। अगर ऊपर लिखे हुए बातें याद रखी जाए तो आगे की कहानी और ज़्यादा समझ में आएगी। याद रखिएगा आप ऊपर की बातें, और मालूम होगा कि 1000 के बाद, माने ईसा पूर्व कहते हैं, जैसे कहा के बाद से जो नई जबानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी, उनमें एक उर्दू जबान भी है। ये जबान कहीं बाहर से नहीं आई है, पैदा हुई नहीं आई है, यहीं पैदा हुई है और यहीं के लोगों ने उसे तरक्की दी है। उसकी बनावट, इसकी बनावट, इसका रंग रूप सब हिंदुस्तानी है। अगर ये जबान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाए तो ये वहाँ की जबान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। आप याद रखिएगा, आपको कहीं दूसरे जगह अगर उर्दू बोली जाए तो यह नहीं कह सकते हैं कि वह वहाँ की जबान है, ये हिंदुस्तानी ही रहेगी। और इसके शायर एहतसाम हुसैन हैं, उनके बारे में तो आप आगे पढ़ें, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और आप याद रखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, पढ़ लें हम लोग, ताकि इससे पूरा सबक का सारांश मिल सकता हमें, मुझे माने हम सबको। इसको आप देखिए, उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ और इसका ताल्लुक हिंदू आर्य खानदान से है। याद रखिए, हिंद आर्यी खानदान से है और गंगा जमुनी तहजीब की इलामत है, जिसकी तस्कील में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बोलियों और जबानों के अल्फाज लिखा, सॉरी, अल्फाज शामिल है, माने लफ्ज की जमा कह सकते हैं अल्फाज। और सोचे और बताए में आप देखिए,
आपका पहला सवाल है, हिंदुस्तान की खासियत क्या है, और इसका जवाब हम आपको दिखा रहे हैं। आप जवाब देखिए इसका। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं जमीन जरखेज, कहीं पर बंजर हैं। यहाँ गोरे, काले, लंबे चौड़े और छोटे कद वाले भी बसे हैं, बदसूरत भी हैं और खूबसूरत भी हैं। और बस आप तक यहाँ तक आप याद रखिएगा, ये सबसे बढ़िया। और आप चाहें तो आगे का भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जंगलों की तरह जिंदगी बसर करने वाले लोग भी हैं और शहरों में भी लोग बसे हैं। इस देश में तरह तरह की बोलियां, माने बातें बोलने वाले लोग हैं और अजीब अजीब ढंग की कौमें बसती हैं। और हम सवाल नंबर दूसरा आप देखिए, हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम बताएं। जैसे आप देखेंगे कबायली, जवाब आपको देखे, कोल और मंडा मशहूर। अच्छा, कबायली जो देखिए, कौल और मंडा मशहूर है, दो कौल आप याद रखिए। मशहूर कबायली नस्ल के लोगों के अलावा देगर कबायली नस्लें के लोग रहते हैं। आपने गारो खासी पहाड़ियों के बारे में भी आप देखे हैं, और बहुत से आपने कक्षा 8 में एक था। और अब हम सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा, द्राविड़ कौन सी जबानें बोलते थे? देख लीजिए, द्राविड़ तमिल तेलुगु जबानें बोलते थे। और सवाल नंबर चौथा, संस्कृत जबान किसकी शाख है? संस्कृत जबान आर्य जबान की शाख है, याद रखिएगा आप। और आप देखिएगा सवाल नंबर 5वां, उत्तरी भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? आपको याद होगा, मैंने बताया था, वैसे बता रहे हैं आपको। जवाब इसका देखिएगा, उत्तरी भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को सूरसैनी कहते हैं, याद रखिएगा, सूरसैनी। और किसी का नाम सैनी भी होगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं वैसे। सवाल नंबर 6 देखिए, हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया और आर्याई जबानें हैं, याद रखिएगा। आपको आखिरी हेडिंग में बताया गया था। आप देखिए सवाल नंबर 7वां, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस जबान से निकली? आप जवाब इसका देख लीजिए, उत्तर भारत, जैसे इसको उर्दू में कहते हैं समाली हिंदुस्तान। उत्तर भारत में जो प्राकृत बोली जाती है उसे सूरसैनी कहते हैं, और इसी सूरसैनी से उर्दू पैदा हुई, याद रखिएगा आप। सूरसैनी से उर्दू पैदा हुई। और इसी के साथ आपको शुक्रिया कहूँगा। और आप अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आप लाइक करना भूल सकते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आपको दोबारा धन्यवाद।